तो आज का टॉपिक है इनर्शिया टेंसर। इनर्शिया टेंसर को का हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। ताकि क्वेश्चन वैसे हम्म पीजीटी में दिया नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि और में आ जाएगा तो जितना हम लोग पढ़ेंगे उसी में के आसपास आ सकता है, ठीक है। हम्म पहले इनर्शिया टेंसर होता क्या है, तो हम डिनोट करते हैं पाई से, और एक ऐसे डबल एरो बना, एक मैट्रिक्स शेप में होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया टेंसर। नहीं, इस वर्ड को अरे पाई है, पाई के सा- ऊपर ऐसे एरो बना। नीचे भी लाइन खींच दियो ना। हाँ तो नीचे ना खींचो, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। तो ये इनर्शिया टेंसर है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो इनर्शिया आते हैं वो आते हैं आई एक्स एक्स, डायगोनल्स में आएगा आई एक्स एस, आई वाई वाई, आई जेड जेड, और बाकी ऑफ डायगोनल आएगा यहाँ पे आई एक्स वाई, आई जेड एक्स, सॉरी, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड। यहाँ पे आएगा आई वाई एक्स, आई वाई जेड, यहाँ पर आएगा आई जेड एक्स, आई वाई, और आई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे आई एक्स एक्स निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला है, आई एक्स एक्स का फॉर्मूला है सिग्मा आई एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। ऐसे ही अगर आई वाई वाई हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें निकालना है आई जेड जेड, तो ये हो जाएगा सिग्मा आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा आई एम आई, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं कि आर आई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस वाई, आई एम आई आर आई स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो ये आई एक्स एस आई वाई वाई आई जेड जेड के फॉर्मूले हो गए। ऐसे ही आई एक्स वाई का अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें, जाएगा माइनस सिग्मा आई एम आई एक्स आई वाई आई, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी सिमिलर वे में सिमिलरली अदर भी हो जाएंगे। मतलब अगर हमें आई जेड एक्स निकालना है तो हो जाएगा सिग्मा आई माइनस सिग्मा आई एम आई जेड आई एक्स आई, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये तो इनर्शिया टेंसर एज अ मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, और ये इसके फॉर्मूले हो गए। अब एक इस पे प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए कैसे निकालना है। ठीक। ये अमन, प्रॉब्लम है। हाँ। ये तो 2D में ही रहेगा ना? हाँ 2D में रहेगा तो इसका जेड वाला कंपोनेंट जीरो रह जाएगा। हाँ, देखते वही हैं। उसमें आएगा। 2x2 की मैट्रिक्स आएगी ना इसमें? नहीं नहीं, मैट्रिक्स वही लिखनी है हमको, मैट्रिक्स वही लिखनी तो है। वो बाकी जीरो कर देंगे। हाँ जो भी आ रहा है वो जीरो कर। तो हम क्या कर रहे हैं कि ठीक। जैसे मान लेते हैं ये एक अरेंजमेंट है, इसका हमको इनर्शिया टेंसर लिखना है, और हम्म। मान लेते हैं यही हमारी ओरिजिन है। तो तीन एक्सिस मान ठीक। लेते हैं, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई हम्म एक्सिस है, और हम्म जेड एक्सिस हमारी ऊपर की ओर है। तो हर एक का कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं, जीरो कॉमा जीरो होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा, अ, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के निकालेंगे, वन का। ठीक है। तो ये 1/2 आएगा एक्स की वैल्यू, कॉमा, और हाइट कितना आएगा, तो हाइट आ जाएगा 1 - 1/4 यानी √3/2, ठीक है, 3/2। 1/2 कामा √3/2। और ये हो जाएगा 0,1। कामा जीरो भी तो हाँ लगाओ। जेड वाला भी, हाँ। और हाँ, इधर ये आ जाएगा, 1 कामा 0 कामा 0। ठीक है। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या था, आई एक्सेस का फॉर्मूला सिग्मा वही है, आई एम आई एम आई एक्स, सॉरी, वाई आई स्क्वायर कर दो। वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर था। हम्म। अब लेकिन z तो है ही नहीं, z तो जगह जीरो है सभी सभी केस में, तो सीधे सीधे आ हाँ। जाएगा सिग्मा आई। तो सिग्मा आई का मतलब सम, तो यहाँ पे सम यहाँ पे 1 से लेके 3 थ्री तक के होगा, जी। क्योंकि तीन पार्टिकल्स हैं, है ना। तीनों का मास सेम माना है, तो पहले के लिए होगा 1 × 0 का स्क्वायर, प्लस दूसरे के लिए होगा 1 × 3/2 का स्क्वायर, 3/4, प्लस तीसरे का होगा 1 × 0, ये हो जाएगा 3/4। ऐसे ही आई वाई वाई निकालेंगे, आई वाई वाई क्या होगा, सिग्मा आई इक्वल टू 3 एम आई
और ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। अमन, हाँ। ऊपर वाला आई एक्स एक्स वाला जो है, हम्म, तो जितना वाई के टर्म में वही लिखे हैं ना सिर्फ? हाँ जेड वाला तो है ही नहीं, वाई वाला लिखे सिर्फ। समझ गए। तो मतलब वो तीनों जो है मास हर जगह 1 ही kg लिया है। हाँ 1 kg तीन। अगर मान लो अलग अलग होता तो वहां पे मास अलग हाँ अलग हो जाता हाँ, ना। ठीक ठीक सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉब्लम सिंपल ले ली। ठीक ठीक ठीक। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा, पहले में आएगा एक्स जेड तो जीरो ही है, एक्स वाई आएगा तो पहले वाला जीरो ही हो जाएगा, दूसरे वाला 1 × 1/4 और तीसरे वाला 1 × 1 है ना, यानी ये हो जाएगा हम्म 5/4। आई जेड जेड ऐसे ही निकाल लेते हैं। आई जेड जेड देखो, सिग्मा आई इक्वल टू 0 से 3 एम आई बाई आई स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, आई स्क्वायर प्लस वाई आई जाएगा। अब देखो जेड जेड वाले में ना, जैसे तुम कह रहे थे कि 2 डायमेंशनल से बना ले, मतलब 2 by 2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो दिक्कत ही आती है। आई जेड जेड देखो, आई जेड जेड में दोनों एक्स और वाई आ रहे हैं, ठीक है, जेड नहीं आ रहा हम्म है ना, और ये तो नॉन हम्म जीरो है ना। पहले हम्म केस के लिए तो जीरो आएगा क्योंकि सब कुछ जीरो ही है। दूसरे केस के लिए क्या आएगा, हम्म 1 × 1/4 प्लस 3/4 प्लस तीसरे 1 × 1 प्लस 0, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, ठीक है। इसी तरीके से आई एक्स वाई निकाल लेते हैं, तो आई एक्स वाई क्या होगा, माइनस आई टू 0 से लेके अब लेके 3 तक के एम आई एक्स आई वाई आई, प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये देखो, पहले वाले पार्ट में एक्स जीरो है, दूसरे वाले पार्ट में तो कुछ भी जीरो नहीं, तो 1 × 3/4 आ जाएगा। तीसरे वाले पार्ट में वाई जीरो है तो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये √3/4 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे पूरा करके फिल कर देते हैं, तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। हम्म ठीक, तो इस तरीके से हम इनर्शिया टेंसर लिख सकते हैं। इनर्शिया टेंसर अगेन, क्योंकि इनर्शिया जो है वो एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने क्या चूज किया उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम्म सिस्टम हमने ओ से चूज किया, उसके अकॉर्डिंग ये आया है, ठीक है। अगर हम हम्म कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं कुछ और चूज करते तो कुछ और आता है, इसीलिए इसमें एक टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस का। नेक्स्ट हम देखेंगे हम्म प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि हम ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करें कि जो ऑफ हम्म डायगोनल वाले कंपोनेंट है, मतलब डायगोनल को छोड़ के इधर उधर जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाए, हम्म उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहें, ठीक है। इसको मिटा के बताते हैं। हम्म अगला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऐसी अगर हम ऐसी एक्सिस चूज करें इस हिसाब से, सच हम्म दैट आई वाई जे जो हम निकाल रहे हैं वो जीरो आ जाए हम्म अगर आई और जे बराबर नहीं है। मतलब ये हुआ कि आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड ये नॉन जीरो हो, और बाकी जितने भी क्रॉस वाले टर्म है आई एक्स वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स ये सब जीरो हो जाए, तो ऐसी हम्म एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। अब सेकेंड चीज है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम पहचानना चाहें तो पहचान सकते हैं कैसे, कि जो ऑल इफ बॉडी is in axial symmetry with respect to then that axis is principal। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्फेयर अगर हम ले लें और स्फेयर के सेंटर से 3 एक्सिस मान लें, एक्स वाई और जेड, तो ये जो हमने 3 एक्सिस माने हैं एक्स वाई जेड, ये जो कि इसके सेंटर से माने हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स के अबाउट ये बॉडी सिमेट्रिक है, वाई के हम्म अबाउट ये सिमेट्रिक है, जेड के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने माना है ये इस स्फेयर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस का वर्क करेंगे, ठीक है। जबकि अगर हम यही एक्सिस यहाँ मान लेते एक्स वाई जेड, ठीक है, उस हम्म केस में इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक फॉलो ना करती, ठीक है, तो ये हम्म एक्सिस इसके लिए सिमेट्रिक एक्सिस ना होती, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक रॉड है। अब अगर इस हम्म रॉड के मिड से हम एक्सिस माने एक्स इधर वाई इधर और जेड इधर, ठीक है, हम्म तो ये जो एक्सिस मैंने माना है इस एक्सिस के अबाउट इस ये रॉड सिमेट्रिक है। जैसे अगर हम वाई के अलाउंड देखें तो इधर इधर सिमेट्री है,
एक्स के लॉन्ग ऊपर नीचे सिमेट्री है और जेड में भी ऐसे ही सिमेट्री है, ठीक है। तो जिस एक्सिस पे बॉडी सिमेट्री को फॉलो करे वो एक्सिस उसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सिमेट्रिक एक्सिस ही होती है, ठीक है ना। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ऑल सिमेट्रिक एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल सिमेट्रिक एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस, जितनी भी सिमेट्रिक एक्सिस हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस हैं, एक्सिस। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब कोई प्रिंसिपल एक्सिस है तो जरूरी नहीं कि वो सिमेट्री को फॉलो ही करे, मतलब बॉडी उस पर सिमेट्री को फॉलो ही करे, है ना। रिवर्स इज नॉट ट्रू। तो ये एक तरीका है कि हाँ सिमेट्रिक एक्सिस जो होती हैं, आप ये कह सकते हो कि सिमेट्रिक एक्सिस जो है ना वो एक तरीके से कहते नहीं है कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि एक सेट होता है और एक उसका सबसेट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्रिक एक्सिस सबसेट है प्रिंसिपल एक्सिस का, है ना। लेकिन सारी प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिक होंगी ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। ओके, अब सिमेट्रिक, अब हम प्रिंसिपल एक्सिस कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बता देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ स्टेटमेंट बता देते हैं कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे, बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। ठीक ठीक। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सिस। तो हम क्या करेंगे कि अब प्रिंसिपल एक्सिस के कैलकुलेशन करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ इनर्शिया टेंसर। जो इनर्शिया टेंसर है उसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। उनको हम कहेंगे प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल। एक मिनट जरा बैटरी लगा ले, लाइन पर रहना। दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आइगन वैल्यूज जो आएंगी वो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे। फिर देन जो आइगन वेक्टर्स होंगे, है ना, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि मतलब मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स आएंगे, जाहिर सी बात है आइगन वेक्टर्स तीन वेक्टर्स आएंगे ऐसे कॉलम फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो तीन वेक्टर्स होंगे ये तीन डायरेक्शन या तीन एक्सिस को रिप्रेजेंट करते होंगे, यही तीन एक्सिस जो है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। यानी जो अभी हमने प्रॉब्लम ली थी, अगर उसका हमको प्रिंसिपल एक्सिस निकालना है तो वो जो इनर्शिया टेंसर मैंने बनाया था 5/4 एंड सो ऑन करके, उसका पहले आइगन वैल्यू निकालें और फिर उसका आइगन वेक्टर निकालें। तो जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो हमें प्रिंसिपल एक्सिस देंगे, ठीक है। तो एक चीज ये याद रखनी है कि आप मतलब इनर्शिया टेंसर के आइगन वेक्टर्स प्रिंसिपल एक्सिस को देते हैं, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन रहता है तो ये सीधे स्टेटमेंट ही हमारे लिए हेल्पफुल हो। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके साथ एक नोट याद रखना है कि आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आई जेड जेड होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी दो कोई भी दो आई एक्स एक्स आई वाई वाई या आई एक्स एक्स आई जेड जेड कर लो, ठीक है। यानी ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं होती थी, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो यहाँ फॉलो होगी, ठीक है। आई एक्स एक्स जेड जेड डाल देते हैं या आई वाई वाई। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया टेंसर की, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों चीजें रहे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर हम कुछ रिलेशन देखें तो वो कुछ ऐसे है। मान लेते हैं हमको एल निकालना है वेक्टर फॉर्म, एल वेक्टर जो होगा वो होगा हमारा एन कैप पाई एन कैप। एक मिनट, यही था, छोड़ था, कंफर्म कर, हाँ सॉरी। तो एल वेक्टर जो होगा वो हमारा होगा पाई वेक्टर डॉट ओमेगा, है ना।
ये एल हमारा एंगुलर मोमेंटम है हाँ, ना? तो अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इनर्शिया टेंसर डॉट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से होगा, ठीक है। ये हम जानते हैं कि ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ओमेगा कैसी होगी? ओमेगा हमारी कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? रो या कॉलम? ठीक है, तो एक कॉलम मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कैसे? देखो, अगर ये 3/3 की है, ठीक है, डॉट, और यहाँ पे प्रोडक्ट करें कॉलम मैट्रिक्स, यानी कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा जिसमें और 3 रोज हो और 1 कॉलम हो, ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 3 1 थ्री ही आएगा। 3 × 1 आएगा आएगा। हम्म। और एल वेक्टर है, जो भी वेक्टर होता है वो कॉलम के हम्म। फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। इस चीज से इसको याद रखना है कि जो भी वेक्टर होता है वो कॉलम के शेप में, कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं हम्म। कि यहाँ पे ये तो 3/3 की मैट्रिक्स है, तो हम जानते ही हैं, या 2/2 या मतलब वैसे तो 3/3 होगी। तो ये जो होनी चाहिए, ये मैट्रिक्स कॉलम फॉर्म में होनी चाहिए ताकि रिजल्ट भी कॉलम फॉर्म में आए, ठीक है, क्योंकि एल एक वेक्टर क्वांटिटी। तो एल का फॉर्मूला ये रहेगा। और एक साथ अगर हमको देखो, इनर्शिया टेंसर में जो इनर्शिया टेंसर है वो किसी स्पेसिफिक एक एक्सिस के अबाउट इनर्शिया नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा I = n कैप डॉट पाई डॉट एन कैप, ठीक है, ठीक है, जहां पे एन कैप हमारी डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस अबाउट विच mi is to be calculated। 2 बार एन कैप है क्या? हाँ, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो एक्सिस हमारी एन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एन हम्म। एज अ रो होगा, ठीक है, और ये एन एज अ कॉलम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इनर्शिया आई है ये एक सिंगल वैल्यू है, हम्म। ठीक है। तो सिंगल वैल्यू के लिए देखो, ये जब कॉलम होगा तो कॉलम और ये मैट्रिक्स से क्या आएगा? कॉलम आएगा, और कॉलम और रो का प्रोडक्ट एक सिंगल वैल्यू 1/1 की मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। मतलब 1/1 की मैट्रिक्स कह दो या 1/1 का नंबर ही बचा फिर, ठीक है। इनर्शिया के लिए ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं कोई वैसा एग्जाम है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और फिर इनर्शिया टेंसर पूछना है, तो वो इनर्शिया टेंसर कैलकुलेट नहीं करवाएंगे, वो ऐसा ही कोई फॉर्मूला दे दिया, मान लो उसमें ये पूछ लिया कि ये जो एन है ये कैसी मैट्रिक्स होती है, रो होती है, कॉलम होती है, सिर्फ इतने ही में कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इस पे बेस देख लेते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम है, एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, मास कैपिटल एम है, और इसका इनर्शिया हमें बताना है इस एक्सिस के अबाउट। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 3 एक्सिस यहाँ पे मान लेते हैं, ये एक्स, ये वाई, और जेड मान लेते हैं बाहर की ओर है, ठीक है, जेड हमारा ये आउटवर्ड है। तो क्लियर है, ये जो 3 एक्सिस माने हैं ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि इसके अबाउट बॉडी सिमेट्री को फॉलो करें। तो अगर हम इनर्शिया हम्म। टेंसर लिखें, ठीक है, इस गिवन एक्सिस के लिए, तो हमारे सिर्फ डायगोनल के टर्म्स आएंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो डायगोनल के टर्म्स क्या क्या आएंगे, तो अगर हम ध्यान से देखें तो डायगोनल के टर्म्स हमारे जो आएंगे, पहले आई एक्स एक्स आएगा, ठीक है। तो अगर ये आई एक्स एक्स निकालें, ठीक है ना, मतलब इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालें तो देखो, मतलब ये जो एक्सिस है इसके अबाउट इनर्शिया बॉडी रिवॉल्व ही कहाँ करेगी, है ना, क्योंकि हम्म। यहाँ पे हमने इसकी कोई वो नहीं मानी है विड्थ। अगर ये विड्थ मानी होती तो ये सिलेंडर जैसा होता, तो फिर इसका हम्म। इसके अबाउट डिस्क वाला फॉर्मूला लग जाता है r²/2, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई विड्थ नहीं मानी है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ऑफ डायगोनल तो सारे ही जीरो होते हैं, तो ऑफ डायगोनल तो हम पहले ही जीरो भर लेते हैं। अब आई वाई वाई देखो, तो वाई एक्सिस जो है ना इसके बिल्कुल मिड से जा रही है, ठीक है। तो हम्म। यहाँ से हमने इनर्शिया निकाला था ml²/3 आया था, ठीक है। और ऐसे ही जेड हम्म। एक्सिस भी इसके मिड से जा रही, तो उसके लिए भी इनर्शिया ml²/3 आएगा, ठीक है। तो इनर्शिया टेंसर हमारा बन गया। अब हमें जिसके अबाउट इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस की डायरेक्शन हम्म। देख लेते हैं, एन देख लेते हैं क्या है। पहले डायरेक्शन एन कैप देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या है। तो इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो देखो, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस से तो थीटा एंगल अगर बना रहा है तो कोई भी वेक्टर जो होता है वो होता है ना cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप,
है ना, ये हमारा। और के मतलब क्योंकि पूरा एक्स वाई प्लेन में है तो जेड वाला पार्ट है नहीं, तो मान लो 0 के कैप है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको कैसे पता है ये यूनिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि 1 है। ठीक है, सो जो हमारा इनर्शिया का फॉर्मूला भी हमने क्या बताया, एन कैप, फिर बीच में पाई, फिर एन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एन जो होने चाहिए, ये एन ये रो के फॉर्म में होना चाहिए, ये पाई तो हमें पता है, और ये एन कॉलम के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, रो के फॉर्म में लिखेंगे cos थीटा sin थीटा 0, फिर ये पूरा इनर्शिया आ जाएगा 0 0 0 0 ml स्क्वायर बाई 3, 0 0 0 ml स्क्वायर बाई 3। सेंटर से ml स्क्वायर बाई 3 नहीं आया था, 12 आया था मुझे यार, 12, और एक्सिस 1, और फिर यहाँ पे कॉलम आ जाएगा जो क्या आएगा, cos थीटा sin थीटा और 0। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ml स्क्वायर बाई 12 तो पूरे में यहाँ कॉमन ही है, बाहर ले लो ml स्क्वायर बाई 12, और ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा। तो ऐसे ही, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स आएगी, पहले वाले से पूरा पार्ट 2 आएगा, दूसरे वाले से यहाँ 1 बचेगा, तो पूरे को इस पूरे से करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, फिर इस पूरे को इस पूरे से करेंगे तो दोनों 0 आ जाएगा। ठीक, फिर इसको दोबारा जब करेंगे तो ml स्क्वायर बाई 12, जब इस पूरे को इससे करेंगे तो 0 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गई प्रॉब्लम। अब अगर हमको वर्क निकालना हो रोटेशन में तो क्या होगा? तो रोटेशन के केस में जो वर्क होता है, जैसे इसको हम उससे डिनोट कर लेते हैं, लीनियर अगर होता तो लीनियर के केस में वर्क का फॉर्मूला होता एफ डॉट डी एस का इंटीग्रल होता ना, वैसे ही यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला होता है टाउ डी थीटा का इंटीग्रल, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटीग्रल आप जो भी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है। बनता कैसे है? आसान है, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि मान लेते हैं कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो पहले वो यहाँ पे थी r डिस्टेंस दूरी पर, और फिर वो जब रोटेट कर जाएगी, जब रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगी तो ये ds डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, करेगी ना। ठीक है, तो हम क्या, तो ये एंगल ट्रेवल होगा डी थीटा, तो क्या हम ds की जगह r डी थीटा नहीं लिख सकते हैं? तो जब हम ds की जगह बिल्कुल। r डी थीटा लिखेंगे तो f इंटू हम्म, आर जो है वो टॉर्क बन जाएगा। और ठीक है ना, ये हम एक साथ बन रफ जाएगा। तरीका बता रहे हैं कैसे ये इससे बन जाता ठीक है। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज, अगर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है रोटेशन के केस में, देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पता है? यहाँ पे हम्म, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के लिए जो आएगी वो आएगी हाफ आई आई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। है ना। कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी अगर वही हमको तो। निकालनी है रोटेशन, मान लो प्योर रोटेशन हो रहा है, तो इधर के लिए मान लेते हैं प्योर रोटेशन हो रहा है, फॉर्मूला पहले हम हम्म, यही लगाएंगे, हाफ एम वी, ऐसे हाफ एम आई डी आई का स्क्वायर का समेशन, यही तो होगा भाई। अगर हाँ। प्योर रोटेशन हो रहा है तो सारे पार्टिकल प्योर सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, तो एक पार्टिकल हम्म, का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आई पी आई स्क्वायर होगा, और पूरी बॉडी का जो होगा वो इसका समेशन होगा, जैसे पीछे डेरिवेशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में डेरिवेशन कर रहे हैं तो हाफ बाहर आ जाएगा, सिग्मा एम आई, और बी आई की जगह आ जाएगा आर आई आर ओमेगा ओमेगा। का स्क्वायर। तो ओमेगा इस पे तो समेशन है नहीं, तो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और समेशन आई आर आई बचेगा, आर आई स्क्वायर, ये बन जो कि जाएगा आई हो जाएगा। आई, तो ये आई ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो प्योर रोटेशन के केस में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है, तो रोलिंग हम्म, अगर हो रही है, रोलिंग का मतलब है कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है ना। और लेकिन रोलिंग का मतलब ये भी है कि बॉडी कहीं पे स्लिप नहीं कर रही। स्लिप करने का मतलब ये है कि देखो, जब कोई बॉडी रोल कर रही होती है, इस चीज को ध्यान से समझो, समझो। हम्म, जो प्योर रोलिंग का केस है, का मतलब क्या है? प्योर रोलिंग का केस का मतलब ये है कि ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी जो होगी, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू हम्म, ग्राउंड, वो 0 होगी। ठीक है, प्योर रोलिंग के केस में इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या होगा? 0 होगा।
यानी कि जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब वो स्लिप नहीं कर रहा है। अगर वो हल्का सा भी स्लिप कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है, तो इसमें कुछ वेलोसिटी होगी। क्लियर है? तो प्योर रोलिंग का हम्म। मतलब है कि लोवेस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल मानो या पॉइंट मानो, लोवेस्ट पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो होना चाहिए, उसे हम प्योर रोलिंग कहेंगे। प्योर रोलिंग में क्या होगा, ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। ठीक है? तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पे वी वेलोसिटी जो है ना वो सेंटर ऑफ मास की ले लेंगे, वी सी एम का स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ आई ओमेगा। क्लियर है? ठीक है? और इसमें क्या करेंगे कि जो v है, एक चीज और देखो, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि v सी एम की जगह हम r ओमेगा लिख सकते हैं ना। हम्म। ये चीज हम प्योर रोटेशन में ही लिख सकते हैं। अगर प्योर रोटेशन नहीं है, अगर स्लिपिंग हो रही है, तो हम ये चीज नहीं लिख सकते। ठीक है? अगर मान लेते हैं बॉडी रोल कर रही है और स्लिप भी कर रही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो हम ये बात नहीं लिख सकते कि वीसीएम की जगह आर ओमेगा लिखें। प्योर रोटेशन के केस में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम रख दें, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आई बच जाएगा। ठीक है ना? चाहो तो आई भी कॉमन ले सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कॉमन 1 + mr² बाई आई आ जाएगा ना। ठीक है? जिसमें हम एक चीज इसमें नहीं आ रही, इतनी बात तो समझ आ गई ना? हेलो? हाँ आ रही है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेते हैं इसमें, यहाँ पे कि एक मिनट इधर वाला रुक जाना। अब एक और टर्म हम कर रहे हैं कि आई जो होता है वो एम के स्क्वायर के बराबर। ठीक है? यहाँ पे के जो है तो हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। जायरेशन। हाँ, गायरेशन का, और जायरेशन क्या पड़ेगा, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। गायरेशन, हम तो गायरेशन ही कहते जी हैं। ठीक है? बाई आर है तो क्या पढ़ेंगे? तो हम तो गायरेशन ही कहते हैं। अच्छा, हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, काइनेटिक एनर्जी में ये के से कंफ्यूज ना हो जाना कि ये काइनेटिक एनर्जी है ना। समझ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, ये मान लेते हैं स्मॉल के, काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के का फॉर्मूला हाफ आई स्क्वायर 1 + r² बाई के स्क्वायर। अच्छा, इसको समझ लेते हैं कि रेडियस ऑफ जाइरेशन होता क्या है। हाँ, इसको ऐसे हम कहते हैं कि मान लेते हैं ये रिजिड बॉडी है और ये रोटेशन कर रही है। अगर हम रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना चाहें, मान लेते हैं इसका टोटल मास m है, इस टोटल मास m को हम एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना चाहें, ठीक है, और एक्सिस सेम हो, एक्सिस वही हो जो यहाँ थी, सेम एक्सिस, तो एक्सिस है वही यहाँ भी है, एक्सिस चेंज ना करना चाहें, तो उस एक्सिस से वो मास कितनी दूरी पे रखें कि इनर्शिया उतना ही रहे जितना इस रिजिड बॉडी का है। उसी डिस्टेंस, उसी रेडियस को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन कहते हैं। तो या तो कुछ लोग इसको ऐसे कहते हैं कि जैसे सेंटर सेंटर ऑफ ऑफ मास से भी मास, रिलेट करा देते हैं। हाँ नहीं, ऐसे कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे जैसे टोटल मास मतलब ऐसा लगता है कि टोटल मास वहां सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है ना, एग्जर्ट कर रहा है। कंसंट्रेटेड। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर रहेगा। वैसे ही हम ये मानते हैं कि रोटेशन के दौरान इसका टोटल मास इस पॉइंट पे एक्ट करता हुआ लग रहा होगा, है ना, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास उसका खुद का फिक्स पोजीशन है, जैसे रोटेशन के केस में ऐसा कह सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी रिजिड बॉडी को हम पॉइंट मास से रिप्लेस करना चाहें ऑफ सेम मास और सेम एक्सिस से कितनी दूरी पे उस मास को रखें कि उसका इनर्शिया उतना ही क्रिएट हो जितना इस पूरी रिजिड बॉडी का हो रहा है, तो उसी रेडियस को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन कहते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो जब बॉडी रोल कर रही होती है तो उस बॉडी पे डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इसको हम समझते हैं।
इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है ना, और ये स्लिप कर रही है, स्लिप कर रही है। अगर ये बॉडी स्लिप कर रही है तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v होगा, इसके इस पॉइंट का वेलोसिटी भी आगे की ओर v होगा, इसके इस पॉइंट का वेलोसिटी भी आगे की ओर v होगा, इसके इस पॉइंट का वेलोसिटी भी आगे की ओर, है ना, और इसके इस पॉइंट का वेलोसिटी भी आगे की ओर। अब अगर इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर करें, थोड़ी देर के लिए हम 4 ही कंसिडर कर रहे हैं, सेंटर को मिला के 5, है, लेकिन कहीं भी अगर हम कंसिडर करें तो वो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये बॉडी स्लिप कर रही है, क्लियर है। प्लस अब मान लेते हैं कोई बॉडी रोटेशन कर रही है, प्योर रोटेशन, सिर्फ रोटेट कर रही है। प्योर रोटेशन का मतलब यहाँ पे स्पिन करने से, स्पिन कर रही है। मान लेते हैं एक बॉडी, एक व्हील है, स्पिन कर रहा है, तो जो इस पॉइंट जो सेंटर होगा उसका वेलोसिटी जीरो होगा, उसका वेलोसिटी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए जीरो होगा क्योंकि ये कहीं आगे या पीछे तो जा नहीं रहा है, ये अपनी जगह पे है। ये जो पॉइंट होगा वो सर्कुलर, अब क्योंकि ये पूरा बॉडी स्पिन कर रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी v डायरेक्शन, ठीक है। अब जो रोलिंग है, तो रोलिंग क्या है? रोलिंग स्लिपिंग, मतलब इन दोनों का सम ही तो रोलिंग है। तो जो रोलिंग होगा उसमें क्या कर रही होगी बॉडी? आगे भी बढ़ रही होगी, आगे भी जा रही होगी, और रोल भी कर रही होगी। अब अगर हम हर पॉइंट्स की वेलोसिटीज को यहाँ पे वेक्टोरियली ऐड करें, सेंटर की वेलोसिटी v आएगी क्योंकि यहाँ पे v है, यहाँ पे जीरो है। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी? यहाँ v है, यहाँ v है, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में 2v आएगी। लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी देखो, इधर v है, इधर v अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो आएगी। तो हमने पीछे बताया था कि प्योर रोलिंग में लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखो, तो एक वेलोसिटी नीचे की ओर है, ये वेलोसिटी नीचे की ओर है, और ये वाली आगे की ओर है, दोनों वेलोसिटी भी हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट v√2 इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में कहीं v√2 आएगा। ऐसे ही इस पॉइंट का जो आएगा रिजल्ट भी ऊपर और आगे का इस डायरेक्शन में कुछ आएगा v√2, ठीक है। इस तरीके से कोई बॉडी अगर रोल कर रही है तो उसके डिफरेंट पोजीशन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट की डबल होती है, लोवेस्ट की जीरो होती है, सेंटर ऑफ मास की रहती है, और बाकी ऐसे कोई और पॉइंट कहे तो वहां की हम निकाल सकते हैं इसी डायग्राम को विजुअलाइज करके। आगे बढ़ते हैं, अगला लास्ट पार्ट है इसका, रूटिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो मान लेते हैं ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ट्रायंगल पे ये इंक्लाइंड है, और यहाँ से कोई बॉडी h हाइट पे, ठीक है, और ये रोल करके नीचे आ रही है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने इसको रेस्ट से छोड़ा है, जब ये नीचे पहुँचेगी उसमें वेलोसिटी v कितनी होगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि इसमें एक्सेशन कितना जनरेट होगा? एक चीज़ हम निकालेंगे वेलोसिटी, दूसरा निकालेंगे एक्सेशन कितना जनरेट होगा, तीसरा निकालेंगे कि टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन इस टाइम से पूछे जाते हैं कि मतलब ऐसे दे देते हैं कि दो बॉडीज हैं, कह देते हैं एक सॉलिड है और एक हॉलो है, दोनों का मास सेम है, और दोनों का अलग अलग टाइम बता देते हैं कि उसको नीचे आने में टाइम ऑफ डिसेंट ए बॉडी का इतना है, बी बॉडी का इतना है। तो बताना है कि ए और बी में से कौन सी सॉलिड है, कौन सी हॉलो है। या अलग अलग शेप दे देते हैं कि एक स्फेयर है, एक सिलेंडर है, एक रिंग है, और एक डिस्क है। मान लो 4 चीज़ें, चारों को एक साथ, चारों का मास सेम है, चारों को एक साथ ऊपर से छोड़े तो नीचे आने में टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, किस में कम लगेगा, ठीक है। तो ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे देते हैं, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और काइनेटिक एनर्जी है नहीं। जब यहाँ लोवेस्ट पे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट होगी होगी हाफ एम, हाफ आई, है ना, स्क्वायर। ये बीएससी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है यार। हाँ कह रहे बीएससी में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हाँ है ये। हाँ, वो भी तभी तो ये पूछा जाता है।
तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो हम यहाँ पे हाफ आई की वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि हम ये नहीं बता सकते ये बॉडी कौन सी है। ठीक है, ये बॉडी हमारी मतलब ये बॉडी डिस्क है या शेप तो पता नहीं है, तो आई की वैल्यू नहीं लिख सकते। हाँ, आई की जगह हम एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एम जी एच इक्वल टू, अगर हम आई की जगह एम के स्क्वायर लिख दें, देखो क्या होगा, एम कॉमन हो जाएगा और 1/2 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा, और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन चाहे तो ले, या ओमेगा स्क्वायर ना भी ले, m/2 कॉमन हो गया, आई की जगह के स्क्वायर बचा, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इस बॉडी का कुछ रेडियस तो होगा ही आर, प्लस यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर, तो एम से एम कट जाएगा, 2gh इज इक्वल टू, और वी स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहेगा, डिवाइड करेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अंडर 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई, तो लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिसका रेडियस ऑफ जायरेशन ज़्यादा होगा, और के तो डायरेक्टली इनर्शिया पे डिपेंड करता है, यानी जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे कम होगा। ठीक है, दूसरा है एक्सेशन। अगर एक्सेशन निकालें तो सीधे सीधे हम v माइनस 2 बाई, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला लगा देते हैं क्योंकि अभी हमें टाइम नहीं पता, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2as, मान लेते हैं ये डिस्टेंस ट्रेवल होकर आई जो है वो s है, तो v हमें पता है h बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, u हमारा 0 है, प्लस 2a एक्सेशन हमें पता करना है, और s की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगाएं, साइन थीटा क्या होना चाहिए, h अपॉन s, तो s की वैल्यू आ जानी चाहिए, s की वैल्यू आ जानी चाहिए h अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से h कट जाएगा, 2 कट जाएगा, a एक्सेशन हो जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक्सेशन की वैल्यू आ गई। अब एक्सेशन आ गया, वेलोसिटी आ गई, तो टाइम भी आ ही जाएगा। ठीक है, चाहे एक्सेशन का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्सेशन फॉर्मूला होता है कैसे निकाले टाइम, चलो एक्सेशन फॉर्मूला लगाते हैं, e माइनस यू बाई टी हो जाएगा v बाई टी, u तो x 0 ही है तो t की वैल्यू हो जाएगी v बाई a, तो वेलोसिटी को a से डिवाइड कर दे तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी को a से डिवाइड करना। चलो करके हम लिख देते हैं, तो टाइम ऑफ डिसेंट जो आएगा वो ये आएगा 1 बाई साइन थीटा, ये करके। तो देखो यहाँ पे टाइम ना वो के या आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, का इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको नीचे आने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा वो नीचे आने में उतनी वेलोसिटी उसकी कम होगी। और एक्सेशन का भी ऐसे ही हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है, 3 या 4 बॉडीज दे देते हैं और कहते हैं कि कौन सी बॉडी कितना टाइम, मतलब कौन सी बॉडी पहले आ जाएगी, कौन सी बॉडी बाद में आ जाएगी, या अगर ये पहले आ रही है और वो बाद में आ रही है तो उसमें से कौन सी सॉलिड होनी चाहिए, कौन सी हॉलो होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे ये पार्ट पूरा हो गया खत्म। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ बचती है छोटी सी, चाहे तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं हम। अगर किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो तो t इक्वल टू 2π√L/g होता है, लेकिन अगर कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड लेना चाहे, कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आता है। ठीक है, तो वो पार्ट हम इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, या कंपाउंड पेंडुलम जब हम SHM पढ़ेंगे उसमें भी इंक्लूड कर लेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं कि टाइम पीरियड और SHM से रिलेटेड और भी बातें होंगी। ठीक है, तो हाँ ये है कि टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है, तो चीज़ को ध्यान रखना है। आज यहीं रखते हैं, नेक्स्ट पे इसके न्यूमेरिकल्स